प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारी मैंगो मैन फैमिली, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट पाकिस्तान, उसके बाद आज जो नई डेवलपमेंट हुई है, लास्ट वीडियो में तो हम लोगों ने जो पीओजेके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको कवर किया था, लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट आ गई है उसमें पीओजेके के कॉन्फ्लिक्ट के अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे मैसिव एयर स्ट्राइक्स की हैं और वो एयर स्ट्राइक्स में उनके इन एयर स्ट्राइक्स में करीबन 14 लोगों की मौत हुई है और 14 घायल हैं, जिसमें से कि 11 बच्चे और एक औरत शामिल है। अब इस जो ये नया डेवलपमेंट हुआ है, इसने हम लोगों को ये सब सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अब बहुत बढ़ गए हैं। उनके 4 सूबे हैं, चारों के सूबों में कुछ ना कुछ चल रहा है। कहीं खैबर पख्तूनवा में टीटीपी लगी हुई है जो कि उनकी रिट को चैलेंज करती है। फिर बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में बलूच आर्मी है और मजीद ब्रिगेड है, वो उसने एक मुहिम छेड़ रखी है। उसके अलावा सिंध है, सिंध में सिंधु देश के लिए आवाज़ें उभर के आ रही हैं। तो ऐसे में ये जो पीओजेके का कॉन्फ्लिक्ट था और पीओजेके का कॉन्फ्लिक्ट के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे उसको डाइवर्ट किया है कि अपने मुल्क के लोगों को ये बताने के लिए कि देखिए अफगानिस्तान से टीटीपी ने अटैक किया हमारी पोस्ट पे, तो हमने उसके जवाब में एयर स्ट्राइक्स कर दी। अब ऐसे होता है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अब वो खम्बा नोच रही है। क्यों? क्योंकि उसको सेविंग ग्रेस चाहिए। ऐसे में एक और बड़ा पॉइंट आ जाता है कि कहीं ये खिसियानी बिल्ली हमारे इंडिया का खंबा नोचने तो नहीं आ जाएगी, जैसे कि हमने पहले किया था ऑपरेशन सिंदूर। वैसे ही कुछ हरकत ना करे कि इसका अपने लोगों का ध्यान यहाँ से हटा के, और इंडिया तो है उनका उर्दू में बोलते हैं रिवायती हरीफ, तो उस रिवायती हरीफ के पीछे, ट्रेन की बत्ती के पीछे, ट्रक की नहीं ट्रेन की बत्ती के पीछे अपने अवान को लगा के और इंडिया के साथ करके वो अपने आप को बचा ले। कौन? पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि ये एक ऐसी आर्मी है जिसके पास एक देश है, नहीं तो हर देश की अपनी आर्मी होती है। ये एक वैसी वाहिद एंटिटी है जिस आर्मी के पास एक देश है। अब आप सोच लीजिए, तो ये अगर हो और अगर एक वॉर गेमिंग करते हैं आज, जो आज के करंट सिनारियो है और जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया है, अब एक वॉर गेमिंग करते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं कि पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं, उसके यहाँ माल न्यूट्रिशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, एनर्जी संकट है, इलेक्ट्रिसिटी के दाम ऊपर जा रहे हैं, तो वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अगर हमारे पे एक छोटा सा एक्टिविटी प्लान करके अटैक कर दे तो क्या होगा। इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा वापस ऑपरेशन सिंदूर पे। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी फिलहाल के जो भी वॉर्स हुए हैं उसमें लेटेस्ट पाकिस्तान के साथ हमारी जो झड़प होती है, ये कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं था युद्ध, लेकिन एक झड़प थी। लेकिन वो झड़प आज के प्रेजेंट सिनारियो में जंग कैसे लड़ी जाएगी उसके हिसाब से थी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर का सिनॉप्सिस हम आपको देंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ May 7, 2025 को, जबकि इंडिया ने करीबन 20 से 24 मिसाइल छोड़े उनके 9 टेररिस्ट ठिकानों पे, जो कि पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और उनके पंजाब प्रोविंस में थे। उन 9 टेररिस्ट स्पॉट्स को नेस्तो नाबूद और धराशाही करने के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को बता दिया कि हमने ऐसा कर दिया है, ये आपने पहलगाम किया था, पहलगाम के रिस्पॉन्स में हम लोगों ने आपके किसी और अड्डे को नहीं किया, हमने सिर्फ टेररिस्ट के ठिकाने करे। तो पाकिस्तान वो शह है कि जो संभलेगी तो है नहीं, तो उन्होंने ये सोचा कि अवाम को करने के लिए, क्योंकि उनको तो घुट्टी दी गई है कि हमें आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी चाहिए क्योंकि इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है, और उनके पास एक चाबी आ गई कि देखिए इंडिया ने अटैक कर दिया, अब तो हमें अटैक करना पड़ेगा। आनन फानन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 300 से 400 स्वॉर्म ड्रोन और उनकी मिसाइलें हमारे अलग अलग 36 से 38 ठिकानों पे एम करके भेजी। अब इन ठिकानों में जो ड्रोन्स यूज करे गए वो टर्की द्वारा सप्लाई किए गए, जो कि मीडियम आल्टीट्यूड और लॉइटरिंग ड्रोन्स थे, और कुछ स्वॉर्म ड्रोन्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में हम जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके साथ तुर्की भी था, और जो हथियार पाकिस्तान यूज कर रहा था वो हथियार हैं चाइना के, और चाइना के मिसाइल, चाइना के डिफेंस सिस्टम्स, वो सारे यूज हो रहे थे। तो हम एक देश से लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम 3 देशों से लड़ाई कर रहे थे। अब ये बताना आपको किस लिए जरूरी है कि अगर कल को पाकिस्तान हमारे पे अटैक करता है तो हम एक से नहीं लड़ेंगे, हम 3 से लड़ेंगे, जिसमें से कि जिस तरह से आज की इकोनॉमिक सिचुएशन है, हो सकता है चाइना पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट ना कर पाए एक्टिवली इन टर्म्स ऑफ ट्रूप्स, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ आर्म्स वो उसको पूरा सपोर्ट करेगा।
और उसके साथ सिंस तुर्की भी उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, जो कि हमने एक टॉपिक में कवर भी किया था कि तुर्की बोलता है कि हमारी फ्रेंडशिप को इंडिया और तुर्की की फ्रेंडशिप की नज़र से देखो, पाकिस्तान तुर्की की नज़र से मत देखो। भाई उसका रीज़न है, वो मुसलमान और मुसलमान के नाम पे एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया को तो वो नहीं चाहेगा कि इंडिया उसके साथ करे। अब ये तो हो गया 3 देश। अभी एक और देश है जिसके साथ अभी इलेक्शन में, जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है ना, उसमें जो बांग्लादेश जो है प्राइम एग्जाम्पल है। जबकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो हमने इलीगल्स को वापस भेजना शुरू कर दिया है। अब जब इलीगल को वापस भेजना शुरू किया तो एक रिफ्ट वहाँ भी आएगी। तो ये भी हो सकता है कि कल को अगर पाकिस्तान उधर से अटैक करे तो यहाँ से बांग्लादेश भी अटैक कर दे। इस तरह से हमारे को ये 2 फ्रंट वॉर भी झेलनी पड़ सकती है अगर कल को वॉर हो। हालांकि देखिए, बांग्लादेश उतनी बड़ी शक्ति नहीं है जिसको कि इंडिया को दबाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज के सिनारियो में एज ऑफ टुडे जब हम इलीगल्स को वापस भेज रहे हैं, उनकी 60,000 की बीजीबी, बांग्लादेश जैसे हमारा बीसीएफ है वहाँ बीजीबी है, उन्होंने 60,000 सैनिक बॉर्डर्स पे लगा रखे हैं। अब जब 60,000 सैनिक आ रहे हैं तो वो मूंगफली खाने तो नहीं आए होंगे, या ये ट्रैफिक रोकने के लिए तो नहीं आए होंगे। और एक विजडम ये कहती है एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट कि साहब आपको अपना गार्ड वहाँ डाउन नहीं करना है। तो ये अगर वॉर एनालिसिस किया जाए तो अगर 2 फ्रंट वॉर हो जाए तो इंडिया को अपने रिसोर्सेज 2 फ्रंट के हिसाब से डिवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि चीन डायरेक्टली तो नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्टली आएगा। तो इस हिसाब से जो प्रेजेंट पाकिस्तान की सिचुएशन है, हमको, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, हमारे इंटेलिजेंस को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं होंगे तो वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे कि हमारे साथ कारगिल में हुआ था। अब सेकंड फेज, अगर आपने सिंदूर देखा हो, सिंदूर और कारगिल में क्या सिमिलैरिटीज थी। 1999 की वॉर, जो कारगिल वॉर थी, वो लड़ी गई थी हमारी आर्टिलरी और हमारी इन्फेंट्री के बीच। अब इन्फेंट्री क्या होती है? इन्फेंट्री होती है कि जो पैदल सेना जो लड़ती है, और आर्टिलरी को तो गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। वो 155 mm के गोले ऐसे दागती है कि दुश्मन की पोजीशंस को कमजोर कर दे। लेकिन अगर आप 99 का युद्ध देखें जो कारगिल में था, उन्होंने हाइट्स ऑक्यूपाई की हुई थी। और एक अंग्रेजी में कहावत है ना, अगर किसी काम को करने जाओ तो वो बोलते हैं इट्स एन अपहिल टास्क। वो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपका दुश्मन ऊपर है और अगर एक दुश्मन है तो उसके पास पहुंच के उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 10 आदमियों की जरूरत होगी उस एक आदमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इतनी मैन पावर की कंजम्पशन होगी अगर आपको वो हाइट ऑक्यूपाई करनी है। ये प्री 99 का था। लेकिन आज वॉर का स्टेटस बिल्कुल चेंज हो गया है। आज की वॉरफेयर घर पे बैठ के, अपने बॉर्डरों के बीच पे बैठ के आप ड्रोन्स और मिसाइल से लड़ोगे। अब मैं ये भी बता देता हूँ ड्रोन से कैसे होता। अगर आज 99 की वॉर कारगिल की लड़ी जाती और आज के हिसाब से लड़ी जाती तो आज आपके पास ऐसे सक्षम ड्रोन है कि आपको मैन पावर भेजने के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ड्रोन उड़ाया, उसमें डायनामाइट है, वो लॉइटरिंग ड्रोन है, वो एनिमी की पोजीशन पे गया, देख के उसको मारा और आ गया। आपका आदमी आपके बॉर्डर में बैठा है। अब ये लड़ाई हो गई है, अब वॉर ऑफ एट्रिशन हो गई है। जिसके पास ज़्यादा है असला, बारूद, गोला, टेक्नोलॉजी, वो वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ेगा। जितना ज़्यादा जिसके पास होगा और जितना ज़्यादा वो वॉर को एक्सटेंड कर सकता है वही जीतेगा। और आज की डेट में जो पाकिस्तान की हालत है वो एक लंबा युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी 88 आवर्स में ख़त्म हो गया था और उस 88 आवर्स में हमने पाकिस्तान के पूरे धुएं निकाल दिए थे कि वो यूएस के पास गया, फिर यूएस से बोला, यूएस ने हमको बोला, फिर यूएस ने बोला हमने कराई है, पाकिस्तान ने बोला यूएस ने हमारी संधि कराई है। लेकिन असल में बात यह है कि उसके घुटने टिक गए थे। और जब 88 घंटे की लड़ाई में घुटने टिक चुके हैं उसके, तो आज की डेट में तो एनर्जी क्राइसिस है। क्या उसके पास टैंक्स हैं, क्या उसके पास गोले हैं, क्या उसके पास मिसाइल है, क्या उसके पास ड्रोन है, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या है, होता क्या है, लड़ाई में एक लॉस होता है। लड़ाई तो लड़ाई है, लेकिन लड़ाई में आज हमारी इकोनॉमी बड़े डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे और बड़े धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है वर्ल्ड ओवर। उसमें आपकी इकोनॉमी भी छटपटाती हुई चल रही है और पाकिस्तान की तो बुरे ही हाल है। लेकिन एक बात बताइए, जिसके कपड़े ही फटे हों उसको लूज करने के लिए कुछ है नहीं। आप ही हो ना। वहाँ के एक जनरल ने क्या बोला था, वही हाँ समझ गया, फील्ड या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। उसने कहा था पाकिस्तान तो एक डम ट्रक है और इंडिया है फरारी। तो भाई हम फरारी को फरारी की स्पीड से ही चलाना चाहेंगे ना, डम ट्रक में तो जाके नहीं घुसा देंगे। हाँ, लेकिन अगर डम ट्रक आ गया तो हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि उस डम ट्रक को हमारे बॉर्डर से आने से पहले हम उसको तबाह कर दें। अब ये जो है, ये एक हल्की सी वॉर गेमिंग है। इसके बारे में और डिटेल में अगर हम मैन टू मैन रेशियो, आर्म्स टू आर्म्स रेशियो, टैंक टू टैंक रेशियो, इसके लिए अलग वीडियो लाएंगे। लेकिन अब ये जो सिचुएशन पनप रही है, इसमें ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान
छका हुआ है, थका हुआ है, टूट चुका है, तो वो अपना ध्यान, अपनी अवाम का ध्यान पलटाने के लिए वो हमारे साथ एक युद्ध स्टार्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमारे को तैयार रहना चाहिए। एक अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ ये सब डिस्कस करने के लिए। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।